जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है और यह हमारे कंट्री में 1 जुलाई 2017 से आया है ना। जीएसटी का जो एप्लीकेबल डेट है 1 जुलाई 2017 है। हाँ बोल सकते हो थोड़ा सा ना। हाँ, तुम्हारा होना इंपॉर्टेंट नहीं, एहसास जरूरी है। 1/7/2017 से हमारे कंट्री में जीएसटी आया। क्या उससे पहले गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था? लगता था। तो एक नए टैक्स की जरूरत क्यों थी? हम अपना पेन, पेंसिल, बुक, कपड़े चेंज करते हैं जब वो बेकार हो जाता है। बोलो यस और नो। अब वो हमारा बात नहीं मानता, अब पैसा खर्च नहीं करता हमारे ऊपर, अब वो समझदार हो गया है। ठीक, तो देखो ध्यान से, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी से पहले भी, लेकिन याद रखिएगा बदलते समाज के हिसाब से लॉ को भी बदलना चाहिए। एक दिन मैंने पीएन भगवती वाला आपको वो कोटेशन पढ़ाया था, आज भी पढ़ाऊंगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा था कि समाज को यह बात समझना चाहिए, या लॉ मेकर को यह बात समझना चाहिए, या पेरेंट्स को यह बात समझना चाहिए, अथॉरिटी जिनके पास है उनको समझना चाहिए कि बदलते समाज के हिसाब से सब कुछ बदलेगा। आज आप अपने बच्चों से वो उम्मीद नहीं कर सकते जो 15-20 साल पहले लोग किया करते थे। वो उसमें बच्चे की कमी नहीं है, समय बदलेगा, चीजें बदलेंगी। तो जैसे समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं वैसे ही कानून बदलता है। जो हमारे पुराने टैक्सेस थे ना, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, अब बताओ मैं जीएसटी शुरू कर दूं और उस डिफेक्ट को ना डिस्कस करूं ना, तो आपका वही हो जाएगा, बाहुबली 2 देख रहे हो और फर्स्ट देखा नहीं। तो रट तो लोगे, नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा। और याद रखिए जीएसटी आप एमबीए की क्लास में नहीं कर रहे हो कि आपका सिर्फ एक करिकुलम का पार्ट है, ये तो आपके खून में जाना चाहिए, क्योंकि इसी की रोटी खानी है कल को आपको, क्योंकि आप इसी की प्रैक्टिस करोगे आप, है ना। तो इसीलिए 1-2 क्लासेस हम लगाते हैं बैकग्राउंड तैयार करने में कि आप खुद कहोगे जीएसटी आना चाहिए। जब तक कहोगे नहीं मैं यहां आऊंगा नहीं। तुम चिल्लाओगे क्लास में भी वांट जीएसटी, तभी हम आ जाएंगे। क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता लगेगा कि उसमें डिफेक्ट क्या थे, हम आगे वाले की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। आ रहा है समझ में? तो जीएसटी आने से पहले ना गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगते थे, दोनों के ऊपर अलग अलग टैक्स लगते थे। सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्स होता था और गुड्स के ऊपर अलग। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ ना, तो इंडिया को एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया गया कि हमारे यहां यूनियन गवर्नमेंट भी होगी और स्टेट भी होगी। मैंने आप लोगों को बेसिक में बताया था। अब सोचो, कुछ टैक्सेस सेंट्रल को जाने चाहिए और कुछ स्टेट को भी मिलना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर यही कहता है। अगर इंडिया में फेडरल नहीं होता, फेडरल का मतलब होता है 2 लेवल की गवर्नमेंट। बताइए इंडिया में सिर्फ एक सरकार है या मल्टीपल लेवल की? मल्टीपल लेवल की। स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ अपने खर्चे होते हैं, तो उनको भी टैक्स चाहिए और सेंट्रल को भी चाहिए। अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स लगता तो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पे भी है और किसी पे तो लगता नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स इस पे लगेगा या तो गुड्स या सर्विसेज पे। तो बताइए, गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसमें सेंट्रल भी हिस्सा मांगेगी और स्टेट कहेगा मुझे भी चाहिए। तो भारत के संविधान में सेंट्रल को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया गुड्स पे और स्टेट को भी। इवेंट अलग अलग होते थे, सुनते चलना आराम से। गुड्स के ऊपर ना जो टैक्सेस लगते थे 1/7/2017 से पहले, एक होता था एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, मैं सबका चार्ट शीट बनवाऊंगा अभी, पहले एक बार समझ लीजिए। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज का मतलब होता है कट। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरा कट दे दो। अब जैसे मान लो तुम मेरे पास कोई केस लेके आए, मान लो तुम्हारे घर में इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, तुम मेरे पास आ गए। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं विकास को, मेरा टाई अप है उसके साथ मेरा, मैं विकास को फॉरवर्ड कर देता हूं, जाओ। विकास ने तुम्हारा केस करा दिया, 2 लाख रुपए तुमसे ले लिए। मैं क्या बोलूंगा, भाई क्लाइंट किसने रेफर किया था, मेरा कट दे दे। तो 20 से 40% का कट होता है। वो इंप्लाइड है कि मैं आपको क्लाइंट दूंगा तो मेरा कट दोगे। तो वैसे ही एक्साइज का मतलब होता है कट। तो एक्साइज टैक्स क्यों नहीं, ड्यूटी क्यों? समझिएगा, कई बार टैक्स को ना फीस भी कहा जाएगा, सेस भी कहा जाएगा, सरचार्ज भी कहा जाएगा, ड्यूटी भी कही जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना।
हनी बोलो, मनी बोलो, बाबू बोलो, सोना बोलो, बात तो एक ही है ना, इंसान तो एक ही है। तो वैसे ही अगर कोई अमाउंट आपके ऊपर किसी लॉ के थ्रू चार्ज हुआ है तो वो टैक्स है, नाम चाहे कुछ भी हो। लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं ड्यूटी कहां वर्ड यूज किया जाता है। जब कोई टैक्स अमाउंट पे लगता है तो हम उसको टैक्स बोल देते हैं, टैक्स का नाम बोल देते हैं। लेकिन कई बार कुछ टैक्सेस नाम वॉल्यूम पे लगाए जाते हैं। जैसे टीवी है ना, टीवी, उसके स्क्रीन के बेसिस पे कुछ टैक्स लगाए जाते हैं। चीनी क्विंटल के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी। तो जब कुछ टैक्सेस अमाउंट के अलावा किसी प्रोडक्ट के क्वांटिटी, साइज, सिगरेट की लेंथ के बेसिस पे एक्साइज ड्यूटी लगता था, उसके लेंथ के बेसिस पे चार्ज करते हैं तो उसको ड्यूटी बोल दिया करते हैं। नॉलेज के लिए याद रखिएगा। अगर हम टैक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो हमेशा किस पे कंप्यूट होगा, अमाउंट पे। लेकिन जब हम ड्यूटी बोल रहे हैं तो यह अमाउंट पे भी हो सकता है और किसी और मेजरमेंट पे भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो देखिए, गुड्स के ऊपर में इंडिया में जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था। आता है समझ में? ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। नहीं, अभी कुछ मत लिखो। एक्साइज ड्यूटी। गुड्स के ऊपर एक और टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक लगता था वैट। मल्टीपल टैक्सेस लगते थे। एक्साइज ड्यूटी भी लगता था, सीएसटी भी लगता था और वैट लगता था। कोई दिक्कत नहीं, लगने तो कोई इश्यू नहीं है। सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स। 1954 में, 1954 में फ्रांस वो पहला कंट्री था दुनिया में जो अपने यहां जीएसटी लेके आया था। 1954 में। देखिए हम कितने पीछे हैं। फ्रांस ने रियलाइज किया कि जब हमारा कंज्यूमर बेस एक है, बताइए इस सर्विस को भी अवेल करने वाला कॉमन कंज्यूमर है, इस गुड्स को भी अवेल करने वाला कॉमन कंज्यूमर है, तो क्यों ना इन सबको आपस में ऐड करके एक सिंप्लीफाइड टैक्स लगा दें, जिससे कंप्लायंस भी कम होगा और लोगों को पेमेंट करने में सहूलियत होगी। ये कॉन्सेप्ट फ्रांस ने कंट्री को, दुनिया को दिया कि आप गुड्स और सर्विसेज के लिए एक कॉमन बेस लेके आइए। जब कंज्यूमर हमारा एक है, जब बेस हमारा एक है, तो हमारा टैक्स भी एक होना चाहिए। इसी थीम पे नाम दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, है ना। लेकिन पर्दे के पीछे 35 एक्ट हैं। वन नेशन वन टैक्स। तो देखिए कहानी क्या होती थी, समझना ध्यान से। हम पहले गुड्स के टैक्सेस की बात करते हैं, ठीक। अब आप लोग चाहो तो ये नोट कर लेना, नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन बेस के लिए। क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी। क्या जीएसटी आने से थोड़ा थोड़ा काम की बातें भी पढ़ाता चलो ना, ये भी काम का ही। अच्छा देखिए, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी आने के बाद क्या 100% एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया? आज भी कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कंसेंट नहीं बन पाया, जिसके ऊपर कंसेंट नहीं बन पाया। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर कंसेंट नहीं बन पाया और उसकी वजह से आज भी उसके ऊपर, बताइए, पुराने टैक्सेस लगते हैं। अभी वो जीएसटी के रेजिम में नहीं आया। जैसे आपने सुना होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मोदी सरकार पूरी कोशिश में थी कि 2024 के इलेक्शन से पहले वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कहां लेके आ जाए, जीएसटी में लेके आ जाए। क्योंकि अगर उसको हम जीएसटी में लेके आ गए ना, 15 से 20 रुपया इमीडिएटली आपके पेट्रोल डीजल के रेट खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, स्टेट ना, बताइए, हर बड़ा आदमी से छोटा आदमी ना डरता है। स्टेट गवर्नमेंट को डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए सेंट्रल उनके सारे पावर को छीन ले। तो अभी तक स्टेट के साथ ना इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, ये जो 5 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर अभी तक जीएसटी लगाने का कंसेंट आपस में डेवलप नहीं हुआ। कंसेंट क्यों चाहिए भाई? क्योंकि गुड्स के ऊपर सेंट्रल भी टैक्स लगाता है और स्टेट भी। तो सेंट्रल तो कंसेंट दे रहा है, लेकिन जो स्टेट वाला पार्ट है वो कंसेंट नहीं दे रहा। बताइए इस पे एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता होगा? सेंट्रल। और वैट कौन लगाता होगा? स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट जब तक नहीं मानेगी, बताओ, तुम्हारे पास बैट, मेरे पास बॉल और क्रिकेट खेलना है, तुम बैट लेके खिड़की के सामने खड़े, आ जाना यार, 2 ओवर हो जाए। नहीं, मुझे सेक्शन याद करना है। तो बताइए बिना बॉल के बैट कैसे खेल लोगे? तो बताइए बैट किसके पास है? सेंट्रल के पास।
बॉल स्टेट के पास हो, अगर मैं नहीं खेल रहा है ना। तो देखिए ये 5 पेट्रोल, और भी बताऊंगा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आज भी वही पुराने टैक्स लगते हैं, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में अभी तक कंसेंट नहीं आ पाया। बट मेजोरिटी टैक्सेस मर्ज हो गए किसमें? जीएसटी में। जैसे देखिए पेट्रोलियम क्रूड कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल के नाम से जानते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल जो एयरलाइंस में यूज किया जाता है। तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज भी पुराने टैक्सेस के थ्रू ही कवर होते हैं। ये जीएसटी में कवर हुए नहीं, लेकिन सरकार पूरी कोशिश में है कि इसको जीएसटी में लेके आए, जिससे कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हो। कैसे कम होंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा नहीं कि एक्साइज ड्यूटी हमारा पूरा खत्म हो गया। देखो ये जो टैक्स था ना, इसके डिफेक्ट को जब तक नहीं समझोगे जीएसटी समझ में नहीं आएगा। देखिए एक टैक्स हुआ करता था गुड्स पे, एक्साइज ड्यूटी। इसके बारे में हमें 4 चीजें समझनी है। देखिए ये लगता था इसका जो टैक्सेबल इवेंट हुआ करता था ना, टैक्सेबल इवेंट, एक्साइज ड्यूटी लेवी होता था, उसका जो टैक्सेबल इवेंट था वो था मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। जब आप इंडिया में किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोड्यूस करते हो, बेचना नहीं, बेचना तो एक अलग इवेंट है। जैसे ही आपने किसी गुड्स को क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, प्रोडक्शन किया उसका, कौन से गुड्स का? अरे गुड्स लिख देते, बोला नहीं एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। जीएसटी आने से पहले जब आप इंडिया में किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे, किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, कौन से गुड्स को? हर पीली चीज, अरे वाह कितने नॉलेज वाले तुम। तो हर गुड्स एक्साइजेबल नहीं होता, एक लिस्ट थी भाई साहब, एक लिस्ट डिक्शनरी की तरह। जब भी कोई गुड्स बनाते थे और आपको चेक करना होता था इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा कि नहीं, आप चेक करते थे कि उस लिस्ट में है कि नहीं। सेटा बोलते थे उसको, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, अलग से कानून था कि आपका गुड्स अगर वहां पे कवर है तभी एक्साइज ड्यूटी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, जीएसटी आने से हमारा सिलेबस आसान हो गया। पहले इतने इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, बताइए मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपको पता ही नहीं होगा। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज प्रोडक्शन? क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या एक है? बताइए। ये लॉ बताएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग लीगल पॉइंट है कोई, हर चीज लॉ बताएगा। तुम्हें तो कुछ बताओ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, देखिए मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि हम एक्साइज लॉ नहीं पढ़ रहे डिटेल में, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यहां से कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इज द मैन-मेड प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इज द इंटेंशनल प्रोसेस, man-made process by which new product emerge in the market with new name, character and use. लिखना नहीं तो फिर गलत बात है, बहुत कुछ आगे लिखना है, थक जाओगे, मत लिखो, समझो थोड़ा इसको, इसमें लिखो। मैन्युफैक्चरिंग इज द मैन-मेड प्रोसेस। आपने कुछ किया और उससे कोई नया प्रोडक्ट आ गया, इंटेंशनल प्रोसेस है। सपोज मैंने आप लोगों को, यहां बहुत सारे टूटे फूटे फर्नीचर पड़े हुए थे, फर्नीचर के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने कहा बच्चों चलो आज हम पढ़ेंगे नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, चलो इससे ना हम फर्नीचर बनाते हैं। बताइए, एक इंटेंशनल प्रोसेस है और हमने उसको असेंबल कर दिया। असेंबल करने के बाद आपने कुर्सी बना दी। बताइए, कुर्सी एक अलग प्रोडक्ट है। आपने जब प्रोसेस किया था उससे पहले वो एक अलग प्रोडक्ट था, प्रोसेस करने के बाद एक नया प्रोडक्ट आया, मार्केट में दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों का यूज अलग है, तो इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। आम लेके आए, मिक्सी में घुमा दिया, मैंगो शेक बना दिया आपने जूसर मिक्सर में, तो बताइए जब आप उस मैंगो शेक को पीते हो तो क्या बोलते हो, क्या आम है?
नहीं। आम क्या था आपका? इनपुट था। इनपुट को आपने प्रोसेस किया, एक आपको आउटपुट आया डिफरेंट नेम से, डिफरेंट कैरेक्टर से और डिफरेंट यूज से। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है। मैन मेड क्या अपने आप आ गया या आपने कुछ किया? तो जब कुछ करके कुछ आता है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जब बिना कुछ किए कुछ आ जाता है वो प्रोडक्शन होता है। मैन्युफैक्चरिंग इज अ मैनमेड प्रोसेस और प्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस। टेलर के पास गए, आपने उसको कपड़ा दिया और बोला अंकल आप इससे ना मेरी शर्ट बना दो। जब शर्ट वो बना रहा था ना, तो देखा होगा आप लोगों ने कुछ कपड़े के कट पीस बच जाते हैं। क्या वो इंटेंशनल होता है या नेचुरल है? होना ही है, वो प्रोडक्शन है। एक फैक्ट्री में चीनी बनाया जा रहा था लेकिन मोलासेस आ गए। हम मोलासेस तो जो शुगर फैक्ट्री का स्क्रैप होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग मोलासेस बोलते हैं। हम बना क्या रहे थे? शुगर बना रहे थे। इंटेंशन क्या था? तो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जो स्क्रैप आ गया वो प्रोडक्शन। आ रहा है समझ में? गुलाब के पेड़ लगाए, इंटेंशनल था, लेकिन फूल आएगा कि नहीं आएगा वो नेचुरल प्रोसेस है साहब। आप गुलाब के पेड़ लगा सकते हो, फूल नहीं मंगा सकते, वो तो नेचुरल है। आ रहा है समझ में? तो देखिए, सेंट्रल जो एक्साइज ड्यूटी था ना, वो लगता था मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। आप लोग बड़े लकी हो। पता है एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए इंडिया में एक एक्ट हुआ करता था, रेलिवेंट एक्ट। रेलिवेंट एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज एक्ट 1944, 1944 का यह कानून था। कितना पुराना हो गया था ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। और आप लोग कितने किस्मत वाले हो, तो सही बता रहा हूं मैं, आपके टाइम पे सीए बहुत आसान हो गया। सीए फाइनल में हम लोग सिर्फ एक्साइज के 30-30, 35-35 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रटवाया जाता था हमें, क्रक्स मतलब। बताओ 1944 का एक्ट है, और पता है इसमें सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती थी? व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज प्रोडक्शन। आपने पानी को फ्रिज में रख दिया, आइस बन गया। पानी का कैरेक्टर अलग है, आइस अलग है, दोनों मार्केट में अलग प्रोडक्ट है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। समझिएगा ध्यान से। आपने चॉकलेट बनाया और चॉकलेट को डेयरी मिल्क के रैपर्स में पैक कर दिया। अब चॉकलेट 10 रुपए का था, लेकिन डेयरी मिल्क वाले रैपर्स में चला गया तो वो 40 रुपए का हो गया, ब्रांडिंग। सोचिएगा ध्यान से। चॉकलेट बनाने में खर्चा कितना आया? 10 रुपए का, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डेयरी मिल्क का लेबल लग गया, कैडबरी का लेबल लग गया, वो 40 का हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो, लेबलिंग रिलेबलिंग इज एन अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। अगर उस प्रोसेस को करके फिनिश गुड्स की वैल्यू बढ़ जाए तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग। टैक्स लेने के लिए, नहीं तो फिर क्या होता? 10 रुपए पे टैक्स दे दो, लेकिन अगर लेबल लगाने से आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। आपने शर्ट बनवाया किसी से लोकल 1200 रुपए का, वैन हुसैन का उसके ऊपर लोगो लगा दिया, लुई फिलिप का लोगो लगा दिया, लुई विटॉन का लोगो लगा दिया, अब वो 6000 का हो गया। भाई साहब, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ना 30-40 पेज का अलग से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट टीचर दिया करता था कि सब आपको याद करना है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मान लीजिए आपने एक पैंट परचेज की, वो थोड़ी कहीं से फट गई, तो मम्मी क्या बोलती है? इसको रफू करा देंगे, है ना। सब लोगों ने बचपन में वही दिन देखे हैं, बस थोड़े दिन के बाद है, उसके बाद हम पैंट बदल देंगे, है ना। उसके बाद दूसरा रफू लगा, तीसरी बार फटा, एक और रफू लगा। भाई साहब, एक रफू लगाने की भी तो सीमा होती है ना। इसमें इतने रफू हो गए थे ना कि पता नहीं लग रहा था पैंट का कलर क्या था और रफू का कलर क्या। इतने सारे चेंजेस लॉ में, इतने अमेंडमेंट्स आ गए थे, इतने सारे जजमेंट कि बच्चे परेशान, या फिर जो यूजर्स हैं जो इस लॉ को यूज कर रहे हैं वो परेशान, क्योंकि 1944 का सीनियर सिटीजन से भी ऊपर एज हो गई इसकी। इतना पुराना एक्ट हो गया। बताइए, समय के हिसाब से कानून में बदलाव चाहिए कि नहीं। तो हमारे यहां पे ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। अब देखिए गुड्स क्या होता है,
फिर उसको डिफाइन किया गया कि जो मूवेबल होता है और जो मार्केटेबल होता है वो गुड्स होता है। अब उसके ऊपर जजमेंट आने शुरू हो गए, लोगों के आर्गुमेंट शुरू हो गए, लॉ मेकर ने जो प्रैक्टिशनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर ने अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालना शुरू कर दिया। इतने सारे जजमेंट गुड्स के ऊपर आ गए, हम लोग रट रट के पागल हो जाते थे। तो कहता है कि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, अगर आप किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडिया में करते हो तो जैसे ही आपने मैन्युफैक्चर किया, अभी बिका नहीं है वो, अभी आपने उसको बेचा नहीं है, बनाने का पाप किया तो उसके प्रायश्चित के लिए क्या टैक्स लग जाता था और कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में ना दो तरीके का एक्साइज ड्यूटी लगता था, एक सेंट्रल और एक स्टेट। दारू के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, लीकर के ऊपर, लीकर फॉर होम कंजम्पशन, जो दारू पीने के काम आता है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। समझाऊंगा मैं अभी आपको। देखिए, तो जीएसटी से पहले जैसे ही हम किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोड्यूस करते थे, जैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ, जैसे ही आपके ऊपर एक टैक्स लग गया, कौन सा? एक्साइज ड्यूटी। अब किसी बच्चे ने कहा, सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा कि हमने अपने फैक्ट्री में क्या बना लिया? तो लॉ मेकर ने कहा कि जैसे ही आप बनाओगे आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, है ना, लेकिन हम कलेक्ट तब करेंगे जब आप अपने फैक्ट्री से उसको रिमूव करोगे। भाई बनाया किस लिए आपने? रिमूव करने के लिए। बिजनेस में तो रिमूव करने के लिए बनाया है, तो जब रिमूव करोगे हम आपसे टैक्स ले लेंगे। तुम कहोगे सर हम उनको बताएंगे ही नहीं। मत बताओ बेटा, मैं तो आपको लॉ पढ़ाने आया हूं कि लॉ क्या कहता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप लॉ को फॉलो करोगे या चोरी करोगे। लेकिन जब चोरी करो तो आपको ये मालूम तो होना कि ये चोरी है। तो हम आपको क्या पढ़ाने आए? व्हाट इज द लीगल रूट। लीगल रूट क्या है, आता है समझ में? तो जीएसटी आने से पहले किसी गुड्स के ऊपर जो पहला टैक्स लगता था, पहला टैक्स पैदा होते ही, जैसे ही वो गुड्स पैदा हुआ, जैसे ही आपने कहा कार, बहुत सा टायर लेके आए, बॉडी पार्ट लेके आए, सबको असेंबल कर दिया। जैसे ही आपने कहा कार, उसने कहा पाप। जैसे ही आपने उस नए प्रोडक्ट का नाम लिया, आपके ऊपर एक टैक्स इंपोज हो गया जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। बनाने के ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, इसके लिए एक एक्ट हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। देखिए, हु इज लायबल टू पे, कौन पे करता था ये? हु इज लायबल टू पे, हु इज लायबल टू पे। देखिए, यहां पे करने का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट को कौन देता है। भाई इनडायरेक्ट टैक्स से रिकवरी तो आप ही से होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां लायबल टू पे का मतलब गवर्नमेंट को कौन देता था? मैन्युफैक्चरर। जो उस, याद रखिएगा, टैक्स गवर्नमेंट को वही पे करता है जो उस इवेंट को परफॉर्म करता है। बताइए यहां इवेंट क्या था? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। बताइए उस इवेंट को परफॉर्म कौन करता था? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर? बोलो। अब देखिए, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरर लिखा ना, मेरे हाथ कांपने लग गए। सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एफ में डिफाइन था ये। हाथ क्यों कांपने लग गए भाई साहब? इतने जजमेंट इसके ऊपर थे। अब मैन्युफैक्चरर कौन है? जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। प्रोड्यूसर कौन है? जो प्रोडक्शन करेगा। इतना आसान नहीं है। तुम कपड़ा लेके किसके पास गए? टेलर के पास। बताइए शर्ट किसने बनाया? तो मैन्युफैक्चरिंग किसने करी? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, अब टेलर के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे, कॉन्सेप्ट है। तो कपड़ा लेके किसके पास गए? टेलर के पास। बताइए मैन्युफैक्चरिंग किसने किया? एक्साइज वाले किसके पास पहुंच गए? टेलर के पास। भाई तूने ना वो पाप किया है। उसने कहा पाप कौन सा कर दिया? तूने कपड़े से ना शर्ट बनाई है। इनपुट अलग था, आउटपुट अलग था। तूने एक प्रोसेस किया और उस प्रोसेस के बाद एक नया प्रोडक्ट इमर्ज हो गया, तुझे टैक्स देना होगा। टेलर कहता बाबू जी ये माल मेरा नहीं है, ये कपड़ा तो किसी और का है, जाओ उससे ड्यूटी लो। फिर वो अपनी गाड़ी लेके कहां पहुंच जाते थे? कपड़ा वाले के पास। कपड़ा वाले ने कहा हां हां मेरा कपड़ा है, लेकिन बताइए उस इवेंट को मैंने परफॉर्म थोड़ी किया है। मैं तो कपड़ा लेके गया था, कपड़ा देके आ गया। उस प्रोसेस को किसने परफॉर्म किया है? उससे लो। फिर वो टेलर के पास गए, टेलर ने कहा मेरा कपड़ा थोड़ी है। भाई साहब मैन्युफैक्चरर को लेके इतना कंफ्यूजन था कि किसको मैन्युफैक्चरर माना जाए। इतने सारे अमेंडमेंट, 3 पेज की डेफिनेशन हो गई थी मैन्युफैक्चरर की।
3 पेज की डेफिनेशन और इतने सारे जजमेंट। बताइए, इतने सारे अमेंडमेंट चेंजेस हो गए, हमें एक नया लॉ देना चाहिए कि नहीं? इतना छेड़छाड़ आपने कर दिया। सेक्शन था 3 लाइन का और उसके एक्सप्लेनेशन 3 पेज के, क्योंकि इतने सारे केसेस। अब बदलते समाज के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बदल रही है, हर चीज बदल रही है, और आपका टैक्स कौन सा वाला है? वही पुराना वाला। हु इज लायबल टू पे? मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर। याद है हम लोगों ने इनकम टैक्स के लिए एक एंट्री पढ़ी थी, एंट्री नंबर 82। ये 84 में आता था, 84 ऑफ यूनियन लिस्ट। और बताइए, अगर ये यूनियन लिस्ट में आया है तो किसके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू था? ये था सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो सुनिएगा ध्यान से, अपने देश में जीएसटी आने से पहले गुड्स के ऊपर जो सबसे पहला टैक्स लगता था वो था एक्साइज ड्यूटी। जैसे ही कोई गुड्स इमर्ज होता था, आता था, प्रोड्यूस होता था, मैन्युफैक्चर होता था, उसके ऊपर एक टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी का। किसके पास जाता था ये पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। आता है समझ में? कौन पे करता था? मैन्युफैक्चरर। अलग से एक्ट था इसके ऊपर, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, और एंट्री नंबर 84। आता है समझ में? चलिए, इसके अलावा गुड्स के ऊपर देखिए, जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा ना, तो उन्होंने कहा देखो, गुड्स के 2 स्टेज होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और एक होता है सेल। समझना ध्यान से। तो दोनों आपस में बांट लो भाई। गुड्स के ऊपर दोनों को टैक्स लगाना है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स या तो गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे। तो एक काम करो, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होगा ना, वहां तक टैक्स सेंट्रल लगाएगी, ठीक है? और जब वही गुड्स बेचा जाएगा, तो बताइए, बनाना एक अलग इवेंट है और बेचना एक अलग इवेंट है। तो बेचने के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। समझना ध्यान से। जब गुड्स बनाया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब बेचा जाएगा, देखिए कहानी क्या होती थी। सपोज आप एक रॉ मटेरियल लेके आए, ठीक है ना, और मैं मान के चल रहा हूं इस रॉ मटेरियल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या ये रॉ मटेरियल आपका सेल्फ एक्सट्रैक्टेड है। आप रॉ मटेरियल लेके आए, देखो 100 रुपए का, ठीक। इसमें आपने एक्सपेंसेस इनकर किया 100 रुपए का, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 200। 100 रुपए का रॉ मटेरियल, 100 रुपया आपने खर्चा किया, गुड्स बना दिया, 200 रुपया। क्या जोड़ोगे? प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आपने मान लीजिए 50 रुपया प्रॉफिट ऐड कर दिया, 250। अब ये जो 250 है ना, इसके ऊपर लगता था एक्साइज ड्यूटी। सपोज 10% एक्साइज ड्यूटी है, 12% होता था, हम एग्जांपल ले रहे, 10%, 25 रुपया, 275। अब इस गुड्स को मैं बेच रहा हूं, अब यहां लगता था सेल टैक्स। अगर मैं इसको विद इन द स्टेट बेचता हूं तो लोकल सेल टैक्स लगता था, जो बाद में जाके वैट बना। और अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचता हूं तो उसके ऊपर सीएसटी लगता था। देख समझिएगा ध्यान से। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। मान लो मैं इसके ऊपर 25 रुपए का सेल टैक्स भी लगा देता हूं, 300। आप समझो ये रॉ मटेरियल, ये 2 बार टैक्स हो गए हमारे। एक बार तो एक्साइज ड्यूटी लगा इसके ऊपर, और ये 275 में देखो, इस 100 के ऊपर एक बार ये टैक्स लगा, और 275 बेस में ये भी इंक्लूड है, उसके ऊपर फिर टैक्स लगा। तो एक ही अमाउंट 2 बार टैक्स हुआ। और दूसरा देखो, इस टैक्स के ऊपर भी तो टैक्स है। क्या इस 25 के ऊपर कैलकुलेट करके 25 नहीं आया है क्या? जब टैक्स कोई सिस्टम, समझिएगा ध्यान से, जब कोई सिस्टम टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करती है तो उसको हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। और ये किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही गलत है। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, डबल टैक्स हो गया। देखिए, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर सेल टैक्स भी तो लग गया ना। मेरी बात सुनो मत, समझो ध्यान से। यहां पे बताइए, 25 रुपया 275 में इंक्लूड है कि नहीं? और इस 275 का मान लीजिए कुछ परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, जिससे 25 रुपया आया है। तो बताइए, इस 25 के कैलकुलेशन में ये 25 ऐड है कि नहीं? तो क्या टैक्स अपॉन टैक्स नहीं आया? क्या बोलेंगे इसको? कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है ना। और ये गलत है।
बताइए, कंज्यूमर को ये जो 300 रुपए में मिलता था, कई लेवल के टैक्स लगते थे। ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर का हो गया। सोचो, डिस्ट्रीब्यूटर भी कुछ ऐसा ही करेगा, होलसेलर भी कुछ ऐसा करेगा, मैं सारा चैन बताऊंगा आपको। होलसेलर भी ऐसा ही करेगा, और ये जो कंज्यूमर को 250-300 में मिलना चाहिए, आप देखिएगा वो 400-450 में मिलता था। मल्टीपल टैक्सेस, हर स्टेज पे टैक्स, जबकि अल्टीमेटली बताइए मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर सब किस किस सेवा में लगे हुए हैं? कंज्यूमर के। तो अल्टीमेटली अगर मुझे कंज्यूमर को सर्विस देनी है, गुड्स अप्लाई करना है, तो हमारा टैक्स बेस भी तो एक ही होना चाहिए। मल्टीपल टैक्स क्यों आ रहा है समझ में? तो इस तरीके की कुछ कहानी होती, कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को, धीरे धीरे समझ में आएगा, झूठ मत बोला करो। तो इस तरीके की कहानी होती थी। जैसे ही गुड्स फैक्ट्री से रिमूव होता था, भाई साहब 2 टैक्स जुड़ चुके होते थे उसके ऊपर, एक एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल वाला, और एक जब रिमूव करोगे, बताइए फैक्ट्री से गुड्स रिमूव कब होता है? जब आप बेचते हो, तो उस सेल के ऊपर सेल टैक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो देखिए, गुड्स के ऊपर 2 तरीके से बंटवारा किया गया कि जब गुड्स बनाया जाएगा तो सेंट्रल लूटेगी, और जब सेल होगा तो स्टेट लूटेगी, क्योंकि बेस तो गुड्स ही है। तो गुड्स की सप्लाई पे सेल टैक्स लगता था, और जब हम गुड्स बनाते थे उसके ऊपर, गुड्स जब बनाते थे उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था। तो मान लीजिए आप इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर हो, गुड्स को बनाते हो, बनाते ही आपके ऊपर कौन सा टैक्स लगा? एक्साइज ड्यूटी। किसको पे करना होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम उस गुड्स को बेचने जा रहे बेटा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि सेल के ऊपर ना स्टेट गवर्नमेंट टैक्स देगी। सेल किसके हिस्से में डाल दिया था? अब देखो, सेल ऑफ गुड्स है ना, अगर हम गुड्स के सेल्स की बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स, अब सेल 3 लेवल पे होता है बेटा। एक लेवल पे होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है एक्सपोर्ट से। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में है, आपने यूपी में गुड्स बनाया, एक्साइज ड्यूटी लग गया, बात खत्म, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है, बात खत्म। लेकिन अब उस गुड्स को आप कहां बेच रहे हो? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सबको समझ में आता है? विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। दूसरा सेल क्या हो सकता है? इंटर स्टेट सेल, वन स्टेट टू अनदर। और तीसरा एक्सपोर्ट सेल। और आपको बचपन से मालूम है कि इंडिया एक्सपोर्ट को टैक्स नहीं कर सकता। कुछ थोड़े मोड़े आर्टिकल्स हैं, 7 के करीब प्रोडक्ट है जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंडिया एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स को प्रमोट नहीं करता। आगे समय आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर तो नो टैक्स है ना, इसके ऊपर कोई सेल टैक्स नहीं है, नो टैक्स। अब आ जाइए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। वैसे तो जीएसटी आने के पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो मेन कारण था, कई बार नहीं होता, कोई रोज तुमको छेड़ता है, परेशान करता है, दिमाग में जहर तो काफी दिनों से भरा है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि वो जहर है ना, वो निकल जाता है। तो इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक होता है मेन इवेंट। समझिएगा, जीएसटी लाने का इवेंट यहीं से शुरू होगा। देखिए, पूरी दुनिया में गुड्स को टैक्स करने का ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप किसी गुड्स को सेल करते हो ना, तो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो होता है। पूरी दुनिया में डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन का मतलब जहां गुड्स डेस्टाइन करेगा, टैक्स उसी स्टेट को मिलना चाहिए। जहां गुड्स कंज्यूम होगा वहीं पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। एक होता है ओरिजिन प्रिंसिपल। गुड्स बना कहां? झारखंड में, तो झारखंड क्या रहा उस गुड्स के लिए? ओरिजिन। लेकिन बेचा कहां गया? दिल्ली में। कंज्यूम कहां हुआ? दिल्ली में, तो दिल्ली क्या बनेगा? डेस्टिनेशन स्टेट। तो इनडायरेक्ट टैक्स में गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे लगता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का, कि जहां के कंज्यूमर ने अपने जेब से पैसे खर्च किए हैं उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, टैक्स उसी स्टेट को जाएगा। देखिए, इंट्रा स्टेट, यहां तो कोई लड़ाई नहीं है ना। कहां गुड्स बना? आवाज नहीं आ रही। यूपी में। कहां सेल हुआ? कोई दिक्कत ही नहीं है। ओरिजिन भी यूपी, डेस्टिनेशन भी यूपी, कोई लड़ाई नहीं। वो आता मेरे साथ है, वो जाता मेरे साथ है, वो खाता मेरे साथ, कोई टेंशन ही नहीं है।
लड़कों, सुनो, लड़कों में भी एक इमेज होती है, हम यूं ही किसी को परेशान नहीं करते, जो अकेला होता है उसी को परेशान करते हैं। बोलो, शर्मा रहे हो यार। आप बताओ, अगर मान लो आप कहीं कॉलेज तो जाते हैं तुम लोग, इसलिए शर्मा रहे हो। कॉलेज में एक नियम होता है, कॉलेज के जितने होनहार बच्चे होते हैं ना, कॉलेज के गेट पे पाए जाते हैं। और मान लो कोई पहले से ही किसी के साथ आ रहा है, हम देखते भी, उनका घर परिवार उनको मुबारक। लेकिन कोई अकेला आता है ना, तो हम कहते हैं भाई कोई भगवान अकेला कैसे छोड़ सकते किसी को, तुमने बड़ी नाइंसाफी की है, लेकिन मैं हूं ना। तो हम फिर वहां पे अपना परमोटेशन कॉम्बिनेशन फिट करते हैं, है ना। यही कॉन्सेप्ट के लिए बोल रहा हूं, कोई बुरा ना माने भाई। तो देखो, आ रहा है समझ में। तो यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ओरिजिन स्टेट कौन सा है बताइए? यूपी। सेल भी कहां हो रहा है? तो देखिए, सारा जुरिडिक्शन यूपी का है, तो इस पे ना लोकल सेल टैक्स लगता था, एलएसटी बोलते थे, लोकल सेल टैक्स। बाद में इसी का नाम बदल के क्या हुआ? वैट। पहले लोकल सेल टैक्स। बताइए, इंडिया में वैट कब आया? पूछ लेगा आपसे केबीसी में, 2003 में। हरियाणा वो पहला स्टेट था जिसने इंडिया में वैट सबसे पहले अडॉप्ट किया था, 2003 में। सबसे लास्ट में यूपी ने किया था 2008 में, क्योंकि उस टाइम मायावती जी थी, योगी जी नहीं थे। तो देखिए, वैट से पहले क्या होता था? लोकल सेल टैक्स। फिर क्या बना वो? वैट। ये भी हमें पढ़ना है कि वैट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, और वैट कितना डिफेक्ट खत्म करता था, क्या कमियां रह गई थी कि जीएसटी लाना पड़ा। तो मजा है पढ़ने का। तो बताइए, जब आप इंट्रा स्टेट सेल करते थे बेटा, क्या लगता था? वैट। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, कहानी तो यहां बिगड़ती थी। बताइए, सेल के ऊपर कौन टैक्स लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बंटवारा कैसे हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सेंट्रल और सेल के ऊपर स्टेट। लेकिन बेटा यहां ना समस्या आती थी। कौन सा स्टेट? वाता किसी और के साथ है, जाता किसी और के साथ। कॉलेज में खूब होता था ये, है ना। जैसे देखो, तुम तो गए नहीं ना, थोड़ा एहसास तो दिला दो तुमको, तो आप लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा कुछ? किसी के शक्ल से लग रहा है कि सर कैसी बातें कर रहे हो। यही बातें इस उम्र में होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ, है ना। तो सीए भी करना है साथ में। हम एक यूथ है, हमको ये भी समझ में आना चाहिए। तो कॉलेज में ना, खैर हम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन हम लोग छत पे खड़े होकर देखते सब थे। तो कॉलेज के गेट पे वो आवारा बच्चे नहीं होते थोड़े से, जो आज भी मिलेंगे तुमको वहीं पे, वो पंचवर्षीय योजना थे। वो हर दिन कॉलेज में नजर आते थे, सिर्फ पेपर छोड़ के। पेपर के दिन नहीं होते थे। क्यों? पास हो जाएंगे तो कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी होती थी कॉलेज में, और पॉलिटिक्स के लिए कॉलेज में रहना जरूरी है। अभी जो जेएनयू के जो छात्र नेता वेता लोग हैं, अगर वो पेपर देके पास हो जाएंगे तो जेएनयू बाहर कर देगा उनको। तो हर दिन पाए जाएंगे, पेपर के दिन नहीं पाए जाएंगे। तो लोग वहां खड़े होते थे। अब कोई मैडम आई तो पहले ना फिक्स कर देते थे कि देख यार, अपने आपस में फील्डिंग सेट है, तो जाके पूछते थे, रैगिंग वैगिंग करते थे, जाके पूछते, यस मैडम बताइए, तो प्रिंसिपल से मिला, हम ही हैं यहाँ के प्रिंसिपल, है ना। तो अब लड़के कैसे प्रमोशन कमीशन लगाते थे कि देख, हम कितने सारे लोग बाहर खड़े थे, उसने आके किससे प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा? मेरे से। तो पहला जुरिडिक्शन किसका? तो पूछा मत करो किसी से, यूं तुम्हें नहीं पता किसी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, फालतू में परेशान करेगा कोई। चाहिए तो तुमने किस, उसने पूछा, फिर दूसरा बोलता अच्छा छोड़ के कौन आया प्रिंसिपल ऑफिस तक? मैं, है ना। तो रास्ते में कोई मिल जाए तो हम सफर नहीं होता, जो 2 कदम चलता है वो हम सफर होता है, मैं छोड़ के आया था। तीसरा बोलता था अच्छा प्रिंसिपल से मिलवाया किसने? उसका जो प्रॉब्लम था सॉल्व किसने करवाया? मैंने। ऐसी आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे बच्चे। तभी कोई बाइक से आता था और बिठा के लेके चला जाता था। देखिए ध्यान से, तो इंट्रा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए, गुड्स कहां मैन्युफैक्चर हुआ? यूपी में। बेचा कहां गया? यूपी में। लोकल सेल टैक्स। आ रहा है समझ में? क्योंकि ओरिजिन स्टेट और डेस्टिनेशन स्टेट एक ही है। लेकिन देखो, वो लड़ाई यहां होती थी। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना सेल के ऊपर टैक्स करने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, नेक्सस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? नेक्सस थ्योरी।
ये थ्योरी ये कहती है कि सेल के साथ जिस स्टेट का नेक्सस होगा वही सेल टैक्स लगाएगा। अब सोचो यूपी वाले में तो कोई लड़ाई नहीं है, बायर भी कहां का, यूपी का, सेलर भी कहां का, यूपी का, सप्लाई भी कहां, यूपी में, तो सारा नेक्सस किसके साथ है। लेकिन देखो यहां पे सेलर कहां का, यूपी का, बायर कहां का, दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ ना ये बिहार में हुआ। जो गुड्स की सप्लाई हो रही है ना गुजरात में हो रही है, और इसकी जो पेमेंट हुई है, इसकी जो पेमेंट हुई है गोवा में हुई है। अच्छा बताओ, मैं जो यहां लिख रहा हूं क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यस भाई, सेलर यूपी का है, बायर दिल्ली का है, दोनों में एक मीटिंग हो गई, बिहार में किसी इवेंट में हो गई मीटिंग, वहां पे डील हो गई, डिलीवरी कहां देनी थी, पेमेंट गोवा में पिकनिक मनाने गए थे, घूमने, वहीं पेमेंट कर दिया। अब सोचो इसमें क्या होता था ना, हर स्टेट बोलता था मेरा नेक्सस है। यूपी बोलता था अगर सेलर नहीं होता तो तुम थोड़ी सप्लाई कर लेते, तो मेरा नेक्सस है। बायर बोलता था अगर बायर नहीं तो फिर उस गुड्स का फायदा क्या, मेरा नेक्सस है। बिहार बोलता था होने से क्या होता है, कंसेंसस ऑफ माइंड होना चाहिए, अग्रीमेंट तो बिहार में हुआ है, बोला डिलीवरी कहां, गुजरात में, और पेमेंट कहां, गोवा। ये आपस में लड़ते थे कि मेरा नेक्सस, मेरा नेक्सस, मेरा नेक्सस। बताइए 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, 1956 आते आते, 1956 आते आते ये लड़ाई इतनी बढ़ गई थी क्योंकि इसके लिए ना कोई प्रॉपर लॉ नहीं था। एक नेक्सस थ्योरी नाम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि उस ट्रांजैक्शन से जिस स्टेट का नेक्सस होगा वही स्टेट उसके ऊपर सेल टैक्स लेगी। अब नेक्सस वहां तक तो ठीक है जब सारे इवेंट एक स्टेट में हो जाएं, लेकिन जैसे ही बताइए बायर कहीं और का, सेलर कहीं और का, अग्रीमेंट कहीं और, गुड्स की डिलीवरी कहीं और, पेमेंट कहीं और, खूब लड़ते थे। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में मान लीजिए आपके पापा एक चॉकलेट लेके आए और आप अपने घर में इकलौते हो, क्या दिक्कत है यार, ऐसे फेंक दो चॉकलेट, सवेरे वैसा ही पाया जाएगा। कोई नहीं, कोई हंसाने वाला भी होना चाहिए। अब सोचो घर में 3 4 5 बच्चे हैं और आप 2-3 चॉकलेट लेके आए और आप ये नहीं बताओगे वो किसका है, लड़ेंगे ना, लड़ेंगे। अब बताइए आपस में जब लड़ाई होती है ना तो मां बाप का क्या रोल होता है, तुम्हें क्या पता, तुम मां बाप हो, मैं बताऊंगा, सुनो। हम ना उस चॉकलेट को वापस ले लेते हैं, ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना चुपचाप एब्जॉर्ब कर रही थी, यार ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं यार, अच्छा थोड़ी लग रहा है, बातचीत में प्लीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा नेक्सस थ्योरी, लेकिन नेक्सस ना डिफाइन नहीं था। अब यहां बताओ जो बंदा बोल रहा है सही तो बोल रहा है, वो तो अपने स्टेट के इंटरेस्ट में बोलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप 6 साल तक एब्जॉर्ब करती रही। फिर उसने कहा यार ये गलत है, अगर इसको ठीक नहीं किया गया ना तो ये आगे और लड़ाई बढ़ती जाएगी। तो मां बाप क्या करता है, उस चॉकलेट को फॉर द टाइम बिंग अपने पास रख लेता है, यही होता है ना, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मान लो अपने पास रख लिया। और जिसके लिए वो लेके आया था, जैसे मान लो आपके 3 बेटे और 1 बेटी हैं, परिवार तो बड़ा ही होना चाहिए, तो आपके 3 बेटे और 1 बेटी है। तो आपकी बेटी फर्स्ट आई थी, आप लेके तो उसके लिए गए थे, लेकिन देख सबने लिया, तो आप कहते हो किसी के लिए नहीं, मेरे लिए है ये। अब तुम छीन लोगे, तुमसे लड़ाई थोड़ी करेंगे बच्चे। और रात को जब सब सो गए तो आपने अपनी बेटी को बुलाया, ये तेरे लिए था, बताना नहीं था ना, बताइए उसको दे देंगे ना। मैं रखूंगा नहीं अपने पास, लेकिन उस लड़ाई को खत्म करने के लिए मुझे कुछ करना होगा, यस और नो। तो जब इंडिया में इंटर स्टेट सेल होता था ना तो जुरिडिक्शनल इश्यूज आते थे, नेक्सस थ्योरी के इश्यूज आते थे कि किसका नेक्सस कितना ज्यादा है। बेटा समझ में आए तो हाँ बोलना, नहीं तो मैं जीएसटी शुरू कर दूंगा। ये पूरा बैकग्राउंड आपको ना उस कहानी, उस जीएसटी के लिए बेस है, आ रहा है ना समझ में। तो इंट्रा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा कुछ एक स्टेट में हो रहा है, बात ही खत्म, इकलौता बेटा है वो। अब यहां देखो इतने सारे स्टेट्स पिक्चर में आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा बस तुमसे ना हो पाएगा, और उन्होंने भारत के अच्छा बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सेल्स के ऊपर टैक्स का पावर किसको दिया था, स्टेट को।
तो सेंट्रल तो लगा ही नहीं सकती ना सेल के ऊपर टैक्स, कौन लगाएगा? 1956 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, संविधान को चेंज किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अब हम लगाएंगे सेल टैक्स इंटर स्टेट पे, क्योंकि तुम लोग तो लगा ही नहीं पा रहे हो, तुम तो आपस में लड़ रहे हो। समझिएगा ध्यान से, तुम तो आपस में लड़ रहे हो। और उन्होंने इस नेक्सस थ्योरी को फेल कर दिया और कहा नेक्सस थ्योरी कुछ केसेज में तो अच्छी है, लेकिन कुछ केसेज में ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। और 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके एक एक्ट पास किया जिसका नाम था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस सेंट्रल सेल्स टैक्स। अभी तो खून में जीएसटी आ गया है ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी एक्ट 1956, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। अब सारे स्टेट ना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पावर को छीन रही है। भारत के संविधान में सेल्स के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारे पावर को छीन रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा एक्ट तो पढ़ लो पहले। इस एक्ट में यह लिखा था कि इंटर स्टेट सेल के ऊपर जो सीएसटी लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को कलेक्ट करके स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी जिसका नेक्सस प्रूफ होगा। ये पैसा हम नहीं रखेंगे, हमने तो कहा था तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो, तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो, तो इसलिए अब हम डिसाइड करेंगे कि ये पैसा कौन से स्टेट को जाना चाहिए। इसमें से एक चवन्नी नहीं रखेंगे हम अपने पास, टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और किसको दे देंगे? उस स्टेट को जिसका वहां पे नेक्सस है। समझिएगा ध्यान से। तो 1956 में हमारे देश में एक लॉ आया, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, जो डील करता था किसके लिए? इंटरस्टेट सेल के लिए। बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स को टैक्स कर सकती थी? नहीं, लेकिन स्टेट आपस में डिसाइड ही नहीं करते थे कि इंटरस्टेट के केस में जुरिडिक्शन किसका है। तो बताइए, यही कहा जाता है ना, आपस में लड़ोगे तो कोई और फायदा ले जाएगा, है ना? तो आपस में नहीं लड़ना। तो आपस में स्टेट्स लड़ रहे थे, सेंट्रल ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लिया और बोला इसके ऊपर टैक्स हम लगाएंगे और कलेक्शन किसको देना है, अब हम उस कलेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस स्टेट को जिसका उसके ऊपर जुरिडिक्शन होगा, जिसका नेक्सस होगा। आता है समझ में? बोलो। अब देखिए, पूरी दुनिया में जो गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो डेस्टिनेशन बेस लगता है। अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। पूरी दुनिया में गुड्स को टैक्स करने के लिए दो प्रिंसिपल होते हैं, ओरिजिन बेस और डेस्टिनेशन बेस। ओरिजिन का मतलब या तो जहां गुड्स बनाया गया वहां टैक्स कर दें, और डेस्टिनेशन बेस कहता है ना, जहां गुड्स कंज्यूम हुआ उस स्टेट को रिवेन्यू मिलना चाहिए। पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, पूरी दुनिया, हर जगह कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? डेस्टिनेशन बेस। मतलब जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा, डेस्टाइन होगा, फाइनली टैक्स उसी स्टेट को जाता है। आता है समझ में? सेल्स के ऊपर। ठीक। अब देखिए, उस टाइम ना सरकार के सामने चैलेंजेस थे। 1956 की बात मैं बता रहा हूं। अब सोचो, यूपी का सप्लायर है और वो पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहा है। इंटरनेट तो नहीं था उस टाइम, फोन भी, मोबाइल भी नहीं था। अरे मोबाइल तो अब आए हैं। 2004 में मैं जब सीए बना तो अपनी सैलरी से मैंने पहला मोबाइल लिया था, और 2003 और 2 या 3 में हम लोग सीए फाइनल की कोचिंग कर रहे थे। हमारे पूरे क्लास में 600 बच्चों में एक लड़की थी जिसके पास मोबाइल था, पूनम सिक्का, नाम भी याद है, क्योंकि उसी के पास मोबाइल था पूरे क्लास में। तो मोबाइल तो पिछले 10-15 साल में ही इमर्ज हुआ है, तो कम हुआ करते थे मोबाइल। तो सोचिए, 1956 में डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता था इंडिया में। अगर यूपी का बायर यूपी का सेलर है तब तो ठीक है, लेकिन सोचो अगर मैं यूपी से तमिलनाडु में सेल करता हूं, यूपी से गोवा में सेल करता हूं, तो बताइए
कहां कहां डेस्टिनेशन है, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे होगा? भारत इतना विकसित थोड़ी था उस टाइम। तो सरकार ने रियलाइज किया कि देखो, जब तक हमारे यहां कम्युनिकेशन चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाते, हम ना इंटर स्टेट सेल के ऊपर ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगाएंगे। जहां से गुड्स ओरिजिनेट होगा, जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा। क्योंकि सोचिए वो कहां कहां बेच रहा है, इस पे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही नहीं सकती। दूसरा, अब वो मान लीजिए कहा जाए मैं यूपी से सेल कर रहा हूं, ठीक है, बिल कौन रेज करेगा? मैं रेज करूंगा। तो अब मैं इंडिया के 20-25 स्टेट में सेल कर रहा हूं, सब पे मैं टैक्स चार्ज करूंगा क्योंकि मैं सप्लाई कर रहा हूं। अब सोचो, मुझे तो उस हर स्टेट में जाकर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है तो। अब यार सप्लायर तो मर जाएगा ना, मैं यूपी का सप्लायर हूं, मैं तमिलनाडु में बेचने जा रहा हूं, मुझे एक बंदा भेजना पड़ेगा, जा वहां टैक्स दे दो सरकार को। बड़ी दिक्कत थी। तो सरकार ने कहा जब तक इंडिया थोड़ा और उसका कम्युनिकेशन चैनल और स्ट्रांग नहीं हो जाता, हम क्या करेंगे? सोर्स बेस्ड टैक्स करेंगे। सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। देखो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन क्या कहता है? सीएसटी, देखो क्या कहानी था? सीएसटी लेविड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट from where movement of goods start। जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा वो कलेक्ट करेंगे। क्योंकि बताइए इनवॉइस कौन इशू करता है? सेलर। और सेलर कहां पे होगा? जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा। समझिएगा ध्यान से, मैं यूपी का सेलर हूं, मैं यूपी से दिल्ली में बेचता हूं। बताइए बिल मैं रेज करूंगा आपके ऊपर, आप दिल्ली वाले हो, मूवमेंट कहां से स्टार्ट होगा? यूपी से। तो कहा गया कि देखिए जब मैं सेल करूंगा ना, तो मैं तो बिल रेज करूंगा, तो मेरा तो कंट्रोल होगा, तो मैं आपसे अपने वैल्यू पे क्या चार्ज कर लूं? सीएसटी। तो लेवी तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कलेक्ट कौन कर लेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ। यह प्रिंसिपल गलत था, पूरे दुनिया के अगेंस्ट था। क्योंकि सोचिए दिल्ली का कंज्यूमर जब अपने जेब से पैसा खर्च करेगा उस गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, तो उसके ऊपर जो टैक्स जाना चाहिए वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाना चाहिए। लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर पाए। तो हमने कहा कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग नहीं होता, हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे? ओरिजिन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड का मतलब जहां से मूवमेंट स्टार्ट होगा वही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इंट्रा स्टेट के केस में लोकल सेल टैक्स या वैट लगता था, कोई लड़ाई नहीं, सारा चीज एक स्टेट में हो रहा है, पूरा कंट्रोल है। लेकिन सोचो जैसे ही सप्लाई मैं अपने स्टेट से निकल के किसी और स्टेट में कर रहा हूं, अब बताओ मैं तो इतने सारे स्टेट में कर रहा हूं, अब बताइए बिल कौन रेज करता है? बायर या सेलर? सेलर। तो मैं सेलर हूं और गुड्स में 25 स्टेट में सप्लाई कर रहा हूं, और जीएसटी अगर कह दिया जाए डेस्टिनेशन बेस, बताइए जीएसटी या सेल टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर। सप्लायर तो यूपी में बैठा हुआ है, अब वो गोवा में सेल कर रहा है, गोवा में टैक्स कैसे पे करेगा? ऑनलाइन है क्या? कैसे पे करेगा गोवा में जाके? अगर मैं यूपी का सेलर हूं और तमिलनाडु में सेल कर रहा हूं, तो जीएसटी तो सॉरी सेल टैक्स तो मैं ही कलेक्ट करूंगा ना, सप्लायर ही कलेक्ट करेगा जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सप्लायर। लेकिन सोचो मैं तमिलनाडु में कैसे पे करने जाऊंगा? मैं हरियाणा में कैसे जाऊंगा पेमेंट करने के लिए? बोलो, ऑनलाइन सिस्टम थोड़ी ना था वहां। तो इंडिया में ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, और क्या डिसाइड हो गया कि हम सीएसटी में ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। क्या कहता है ओरिजिन? जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुआ, इस ओरिजिन बेस को डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए जीएसटी लाया गया। रियल कारण यही था। अब समय आ चुका है, हिंदुस्तान अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप हो गया है कि अब वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो कर सकता है। तो वैसे तो हजार कारण हैं, लेकिन तुमसे कोई बोले कि मेन कारण, तो कहोगे सीएसटी। इंटर स्टेट पे इंडिया, पूरी दुनिया बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में गुड्स के ऊपर कहीं पे भी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं था। हर जगह कौन सा टैक्स था? डेस्टिनेशन बेस्ड। लेकिन इंडिया में जब हम इंटर स्टेट सेल करते थे तो वहां ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ओरिजिन का मतलब होता है जब एक सप्लायर किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करेगा
तो सेल टैक्स चार्ज करेगा और उसको अपने पास रिटेन कर लेगा, ओरिजिन बेस। आ रहा है समझ में? लेकिन बताइए क्या ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, बनाना इंपॉर्टेंट है या बेचना? बिका कहां पे? कहां के कंज्यूमर ने अपने पॉकेट से पैसा खर्च किया, रिवेन्यू उसी स्टेट को जाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इसीलिए तो झारखंड, बिहार छोड़ दो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये लोग जीएसटी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि अभी तक वो लोग गुड्स बनाते थे और इंटर स्टेट सेल करते थे, रिवेन्यू उनको मिलता था। लेकिन जीएसटी आने से वो सारे स्टेट जहां ओरिजिन होता था उनको नुकसान होता, क्योंकि अब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। अब जीएसटी कहां जाएगा, नया टैक्स कहां जाएगा? डेस्टिनेशन वाले स्टेट में। ये लोग विरोध करते थे, इसलिए हिंदुस्तान में 20 साल 25 साल लग गया जीएसटी लाने में, क्योंकि ओरिजिनल वाला क्या बोलेगा कि भाई कल तक हमारे पास टैक्स आता था, तुम तो अचानक से बेसिस चेंज कर रहे हो। तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर किसी स्टेट को जीएसटी लाने की वजह से लॉस होगा तो जितना भी लॉस होगा हम 5 साल तक कंपनसेट करेंगे। कल बताया था आपको मैंने, समझ चलिए। तो देखिए देश आजाद हुआ था, अभी हमें इंडिपेंडेंटली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नहीं थे कंट्री चलाने के लिए, तो हमने उस फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरेंजमेंट किया। लेकिन जैसे ही हम लोग सिस्टमैटिक हो गए, हमने दुनिया के टैक्स मॉडल को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो देखिए इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर हम क्या चार्ज करते थे बेटा? सीएसटी। देखिए कहानी कैसे होती थी। जैसे हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी का एक चार्ट बनाया था ना, वैसे ही लिखिए इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल। बताइए इंट्रा स्टेट सेल का टैक्सेबल इवेंट, बोल नहीं रहे हो तुम लोग? नहीं, टैक्सेबल बताइए। सेल ऑफ गुड विद इन द स्टेट, सेल्स ऑफ गुड्स, और याद रखिए अभी हम लोग सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब सप्लायर कहां का? दिल्ली का। बायर कहां का? ऐसे मत देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर विद इन द स्टेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। आ रहा है समझ में? तो जीएसटी आने से पहले हमारे इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर जो टैक्स लगता था ना, उस टैक्स का नाम था, ब्रैकेट में यहीं डाल दो, LST/वैट। लोकल सेल टैक्स, बाद में चल के क्या बना? वैट। देखिए टैक्सेबल इवेंट, देखिए अब इसके लिए कोई एक्ट था क्या? यस, रेलिवेंट एक्ट। जितने स्टेट थे ना इंडिया में बेटा, सबका एक वैट एक्ट था, स्टेट वैट एक्ट। अब नाम तो नहीं लिख सकता ना, जितने स्टेट उन सबका अपना अपना एक एक्ट हुआ करता था। हरियाणा वैट एक्ट, दिल्ली वैट, यूपी वैट, बिहार वैट। ये बाल ऐसे थोड़ी उठ जाते हैं। अगर आप वैट की प्रैक्टिस कर रहे हो इंडिया लेवल पे, सोचो कितना कानून आपको पढ़ना पड़ता था। सर कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना पुराने सिस्टम में। अब सोचो इंडिया में इतने स्टेट है और आप एक इंडिया लेवल के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। अब दिल्ली वैट का कोई इश्यू आ गया, दिल्ली वैट पढ़ो। यूपी का आ गया, यूपी, यही काम रह गया क्या? चीजें ना सिंप्लीफाई होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए जितने स्टेट थे सबके लिए अपना अपना एक वैट का कानून हुआ करता था। हु इज लाइबल टू पे? हु इज लाइबल टू पे? अच्छा बताओ, अगर मैं इन सब लोगों को डीलर बोल दूं तो कोई दिक्कत? डीलर कौन है? डीलर क्या एक मैन्युफैक्चरर डीलर नहीं हो सकता? एक डिस्ट्रीब्यूटर डीलर नहीं हो सकता? एक होलसेलर डीलर नहीं हो सकता? एक रिटेलर डीलर नहीं हो सकता? एक कंज्यूमर डीलर नहीं हो सकता? नहीं, आप आगे पास ऑन नहीं करते हो, आप फ्लश करते हो। आप उसको आगे सेल नहीं करते तो आप डीलर नहीं, आप कंज्यूमर हैं। तो कौन पे करता था गवर्नमेंट को? डीलर। डीलर आपसे चार्ज करता था वैट और गवर्नमेंट को पे करता था। इसके लिए एक रेलिवेंट एंट्री हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन में। रेलिवेंट एंट्री बताइए, जब मैं आपको बेसिक्स बता रहा था तो वहां बताया था, एंट्री नंबर 54 ऑफ स्टेट लिस्ट। क्योंकि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है तो कौन से लिस्ट में होगा? स्टेट लिस्ट। एंट्री नंबर 84 एक्साइज के लिए था, यूनियन लिस्ट का, क्योंकि उस सेंट्रल गवर्नमेंट का था।
सुनिएगा ध्यान से, कितनी खिचड़ी पकी हुई थी पुराने सिस्टम में। जैसे ही आप गुड्स को बनाते हो, पहला टैक्स कौन सा? सेंट्रल वाला। जैसे ही बेचते हो, लेकिन बेचा कहां आपने? विद इन द स्टेट, तो लोकल सेल टैक्स लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। कहां से पावर ड्रॉ किया उसने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के एंट्री नंबर 54 से। बात समझ में आ रही है?